बात की शहादत देना चाहता हूं कि गुज़िश्ता 11 वर्षों से पूर्णिया के इस खित्ते में, जिसे बायसी और डगरवा के नाम से जाना जाता है, हमने वर्कर्स मीटिंग दर्जनों किए हैं। लेकिन आज की ये वर्कर मीटिंग इस बात की अलामत है कि आपने माजी के तमाम तर मीटिंगों पर सबकत ली है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज जलसे को कामयाब किया है। मेरे भाइयों, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जवान किसी भी समाज का, किसी भी मुआशरे का जवान और इंसानी जिंदगी की जवानी उस वक्त कामयाब रहती है जब उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो। कौम की रीढ़ की हड्डी जवान होता है और हर जवान की अपनी रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत हो तो दुबला पतला इंसान भी अपने वजन से दोगुने वजन को उठा सकता है। 40 किलो का नौजवान 100 किलो का वजन उठा सकता है, लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी टूटी हुई हो तो इंसान अपने वजूद को भी नहीं संभाल सकता है। मेरे भाइयों, कार्यकर्ता की हैसियत किसी भी पार्टी में, किसी भी तहरीक में जो होती है वो रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। रीढ़ की हड्डी जो इस बात की अलामत है कि आगे के जंग को लड़ने के लिए आप कमर बस्ता है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इनकलाबी सदा ने पूरी कौम को बेदार किया है और बिहार के खित्ते सीमांचल में जिसके साथ जुल्म हुआ है, नाइंसाफी हुई है, ना बराबरी हुई है, लोगों ने नजरअंदाज किया है, उस इलाके में इनकलाब की चिंगारी फूटी है। मैं कभी भी कामयाबी में मैं हद को पार नहीं किया और नाकामी में मैं कभी घबराया नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि सीमांचल में एक नई इनकलाब की आवाज सुनाई दे रही है। अब लोग हक और हुकूक की बात करने लगे हैं, अपने एमएलए से, अपने एमपी से सवाल करने लगे हैं। हमारा वो नौजवान जो कल तक सवाल करने से घबराता था, आज अफसरों से भी सवाल करता है। मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं अमोर बैसा के लोगों का एहसानमंद हूं कि उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी है, लेकिन आज उसका कोई नौजवान मुझे रास्ता रोककर सवाल पूछता है तो मैं समझता हूं कि अख्तरुल ईमान जीत गया, इसलिए कि अख्तरुल ईमान बेज़बानों को जबान देने के लिए आया था। मेरे भाइयों, इंसान की जबान को अल्लाह ने वो कुव्वत अता की है जो सारे जानवरों से उसे मुमताज करती है, इसलिए साहिब जबान होना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वक्त पार्टी की जितनी मेहनत गुलाम सरवर साहब ने की है, और मुझे अफसोस है इस वक्त मैं अपने कई पुराने साथियों को मेरी आंखें ढूंढ रही हैं, न जाने क्यों, किस बिना पर वो नहीं आए। पार्टी के फैसले को फैसला समझना चाहिए। अभी बिहार में सिर्फ 2 आदमी का पार्टी ने बाज़ाब्ता टिकट ऐलान किया है हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने। एक का नाम है जनाब तौसीफ साहब जो बहादुरगंज से हैं, दूसरे का नाम रंजीत राणा साहब है जो ढाका से है। उसके अलावा अख्तरुल ईमान के टिकट का भी ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि फॉर्म ए भी हमारे सदर मोहतरम के पास में। हमारे कुछ लोगों को न जाने किस बात से नाराजगी है। मैं कहता हूं मेरे भाई, नाराजगी छोड़ो, अगर पार्टी से मोहब्बत रखे हो तो आपको पार्टी के साथ हमदर्दी का बर्ताव करना चाहिए। मैं आज भी उन दोस्तों को सदा देता हूं कि आप आइए। आज गुलाम सरवर साहब से मेरी मुलाकात हुई है। आप जान रहे हैं 2015 में हम लोग साथ लड़े थे और आगे पार्टी बढ़ी थी। घर घर पार्टी का पैगाम गया था। पतंग का निशान आप तक पहुंचाने वाला खादिम उस वक्त यहां अगर कोई बढ़ चढ़ कर काम किया था तो उसका नाम भाई गुलाम सरवर था। 2020 में किसी में से टिकट नहीं मिला और उस वक्त नाराज हो गए। हमारे दोनों दोस्त उम्मीदवार थे, भाई शाहनवाज साहब भी थे, भाई गुलाम सरवर साहब भी थे। मैंने इन दोनों को कहा, तकरीबन आज 45 सालों से समाजी एतबार से मुतहरिक हूं और 25 सालों से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं। मैंने इस इलाके की बेबसी देखी है। मैंने इस इलाके में दलालों को, लोगों को लूटते हुए देखा है, डाकुओं का चलन भी देखा है, जागीरदारों का जुल्म भी देखा है, गरीबों की बेबसी भी देखी है, यतीमों की लाचारी भी देखी है। यही वजह है मुझे लोग कहते हैं कि अख्तरुल ईमान तुम तकरीर बेहतर करते हो। मैंने कहा खुदा की कसम मैं तकरीर कैसी करता हूं ये तो फैसला आप करेंगे, लेकिन मैं मुआशरे की दर्द का तर्जुमान हूं, मैं तो उसके दर्द को बयान करता हूं। इसलिए कि इन हालात को मैंने जो मुताला किया, मैंने जो मुशाहिदा किया है
कि सीमांचल बेबस क्यों है, सीमांचल लाचार क्यों है, मुल्की सतह पर मुसलमान कमजोर क्यों है, मुल्की सतह पर दलित कमजोर क्यों है, तो मेरे भाई एक सबब नहीं, कोई एक जख्म नहीं। आप कहेंगे कि हमारे एमएलए और एमपी नहीं बनते, हमारे एमएलए और एमपी को वजीर बनने नहीं दिया जाता, शायद इसी वजह से हम गरीब हैं। हाँ मेरे भाई, आपके इस बात का मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हमारी जिंदगी सिर्फ सियासत में नहीं है, हमारा एक हमारा एक समाजी वजूद भी है, हमारा एक तालीमी वजूद भी है, हमारा एक मुआशी वजूद भी है। हम माली एतबार से कैसे हैं, तालीमी एतबार से कैसे हैं, समाजी एतबार से कैसे हैं और सियासी एतबार से कैसे हैं। अब तक हमने अपने पिछड़ेपन, अपनी पसमानदगी को सिर्फ हमने सियासी पसमानदगी समझा, लेकिन ये नहीं समझा कि हमारे तालीमी इदारे बर्बाद हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। यकीनन है कि आपका अगर किसी ने गला घोटा है, आज एनआरसी ला रहा है तो बीजेपी ला रही है। आज जो हकीकी वोटर है, मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि सीमांचल का खित्ता जब मुल्क का बंटवारा हो रहा था, ये देश के दलालों सुन लो, बीजेपी के दलालों सुन लो, आरएसएस के लोगों सुन लो, मैं कहता हूं बीजेपी का लीडर जब यहां आता है गिरिराज, तो हमारे लोग की दाढ़ी टोपी मस्जिद के मीनारा को देखकर उसे पाकिस्तान नजर आता है। गिरिराज, तारीख नहीं पढ़ी आपने, तारीख पढ़ो, नहीं तो अपने अब्बा जान के बराबर की उम्र के लोगों से पूछो, दिनदारी टोपियों को और मीनारों को देखकर तुमको पाकिस्तान नजर आता है। हिंदुस्तान को अगर अखंड भारत बनाने वाला है तो सीमांचल का यह खित्ता है। जिस वक्त मुल्क बंट रहा था, तुम्हारे बाप दादा किनके पास थे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कुछ पागलों ने बंटवारा किया तो यह खित्ता जो सीमांचल का खित्ता था, करवट बदलता तो बांग्लादेश का, आज का बांग्लादेश का हिस्सा बनता, जो कल का पाकिस्तान था। फिर उस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान अपने वजूद से ही दो टुकड़े में हो गया था, फिर भारत का भी दो टुकड़ा हो जाता। आसाम आज तुम्हारे साथ नहीं रहता। अगर भारत को किसी ने अखंड किया है, उत्तर के 7 रियासतों को किसी ने भारत से जोड़ रखा है, तो ऐ सुन लो भाजपा के लोगों, तुम्हारे बाप दादा ने काम नहीं किया था, सीमांचल के हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद ने काम किया था। आज मामला ये है कि आज ला रहा है छोटा एनआरसी, ये जो आज स्पेशल डिवीजन कर रहे हो, इसके जगह से हमें डरा रहे हो, धमका रहे हो। आज हमारे ऑफिसर्स को भी न जाने क्या हो गया है कि हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग पूरे तौर पर इसके खिलाफ नहीं है। हम लोगों ने ऊपर जाकर इलेक्शन कमीशन तक कहा है, वक्त मुनासिब नहीं था, वक्त बढ़ना था, वक्त न बढ़ाए, वो उसका काम है, लेकिन हम लोगों ने इस गहन पुण्यक्षण की कभी मुखालफत नहीं की। हाँ, ये बात जरूर कहा है कि हम अपने लोगों से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम कराओ, और प्रशासन के लोगों से ये कहते हैं कि हमारे लोगों को उसका पावती रसीद, उसकी पावती रसीद भी दे दो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद कहा है आपसे कि जो भी फॉर्म भरेगा, एक फॉर्म उसके पास भी रहना चाहिए जो वोटर फॉर्म भर रहा है। ये काम आपका बीएलओ नहीं कर रहा है, ये काम आपका ईआरओ नहीं कर रहा है, आप उन पर नहीं गुस्सा रहे हैं, और उल्टे हम लोगों के बारे में गलतफहमियां हैं। मैं आज भी आप लोगों से कहता हूं कि अपना नाम दाखिल कराने में जल्दी कीजिए, देरी मत कीजिए। हमको इलेक्शन कमीशन का फैसला है, हमको मानना पड़ेगा, लेकिन हाँ, इस बात का भी ख्याल रखिए कि अगर आपको पावती रसीद नहीं दे रहा है, अगर आपको रिसीविंग नहीं दे रहा है, तो आप कम से कम अपने मोबाइल में फोटो फॉर्म का बीएलओ के दस्तखत के बाद ले लीजिए, और फिर हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो बैठिए, देखिए कि मेरे नाम का सही इंदिराज हुआ कि नहीं हुआ, मेरे नाम का सही इंदिराज हुआ कि नहीं हुआ, मेरा जो आईडी दिया उसको आपने चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, इसमें कितने नंबर होते हैं आधार कार्ड में? 12। और अभी कहीं की खबर आई कि आधार कार्ड में 19 नंबर चढ़ा दिया। ये जो नाअहल किस्म के लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग भी इस काम से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, आप ये काम एक नेशनल नहीं लेकिन स्टेट लेवल का इस वक्त प्रोग्राम है, इसलिए हम इसको कामयाब कराना चाहते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं इसके पीछे भी क्या है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मंशा नजर ऐसा आता है कि बीजेपी खुश हो रही है, लोगों की इस परेशानी की आवाज, लोगों का नाम नहीं चल रहा है, बीजेपी का या एनडीए गठबंधन का कोई नेता नहीं बोल रहा है।
मेरे भाइयों, आज इस इलाके में जो मुसलमान है, आज जितना लोग हैं, अगर 100 लोग हैं, 120 अगर बन गया है वहां पर आधार कार्ड, तो जो निकम्मे हैं, जिन बेईमानों ने किया है, उनकी कमरों में रस्सी, उनके हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल भिजवाओ, सीमांचल का कोई आदमी नहीं रुकेगा। लेकिन आज पंजाब में भी ऐसा है, हरियाणा में भी ऐसा है, उत्तराखंड में भी है, यूपी में भी है। लेकिन ये बेईमान किस्म के जो पत्रकार है, वो सीमांचल के लोगों को लेकर नेशनल टीवी में बहस करते हैं कि सीमांचल में लोगों की आबादी से ज्यादा वहां पर आधार कार्ड बन गया है। पूर्णिया में आबादी अगर 36 और 38% मुसलमानों की है, दलितों की, पिछड़ों की है, और यहां अगर 100 में 120 का आधार कार्ड बन गया, तो क्या सीधे 38% मुसलमान जिम्मेदार हो गए? ये बेईमान पत्रकारों ने हमारी छवि को बर्बाद करने की कोशिश की है। ये क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो गरीब होता है, कमजोर होता है, गरीब की बीवी सबकी भाभी हो जाती है, मनचले लोगों के नजरों की निशानी हो जाती है। आज हमको जो कमजोर पाया है, यही वजह है आज हमारा कोई नेता मुंह में पट्टी बांधे हुए, वो पार्टी का गुलाम है, आपका तर्जुमान नहीं है। एमआईएम ने यही कहा है कि वोट अवाम ने दिया है, हम अवाम के तर्जुमान रहेंगे, पार्टी के गुलाम कभी बनकर नहीं रहेंगे। आपको याद होगा क्या अख्तरुल ईमान राजद में भी था तो पार्टी की गुलामी नहीं किया। जब सूरज नमस्कार का फैसला आया, पार्टी मुंह में पट्टी बांध कर रही, अख्तरुल ईमान ने गवर्नर की तकरीर को रोककर इस गलत फैसले को बंद कराने का काम किया। आपको याद होगा 15 दिन के लिए मैं जदयू में आया था, और जदयू ने जब गलत फैसला लिया, अख्तरुल ईमान ने सियासी शहादत पेश कर दी थी और उनके टिकट को पांव तले ठुकरा कर फेंक दिया था। आपने देखा होगा कि जब से एमआईएम में आया हूं, अल्लाह का शुक्र है, किसी जालिम की ये ताकत नहीं है कि अख्तरुल ईमान की जबान को बंद कर सके। हाँ,